केमिस्ट्री की क्लास है आज अपनी, और मैंने बताया था कि जिस तरीके से सेकंड लास्ट क्लास है सॉल्यूशन चैप्टर की, इसके बाद एक छोटी सी क्लास मिलेगी लास्ट जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड होगी। तो जो आज का टॉपिक है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मैं बता दूं कि सॉल्यूशन चैप्टर से जो सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनके अंदर जो एक पॉइंट यूज होता है ना वो है बेंट ऑफ फैक्टर्स, बेंट्स ऑफ फैक्टर। ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इंडिविजुअली इसके बारे में आए, लेकिन अगर इसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो फिर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाएंगे अगर इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये आज की क्लास में बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर को ना ये वाला पॉइंट है जो जोड़ता है। ध्यान समझना, इसके बिना क्वेश्चन सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो इस बात को समझना है दैट व्हाट इज बेंट ऑफ फैक्टर। तो हुआ क्या कि हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि भाई हमारे पास ना पहले होता है सॉल्वेंट, एक होता है प्योर सॉल्वेंट, कुछ इस तरीके से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। ये हुआ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, और जैसे ही मैं इस सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉल्यूट डालता हूं, इस सॉल्वेंट के अंदर मैं कुछ सॉल्यूट डालता हूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाता है। लाइक देखिए कलर, ये थोड़ा डिफरेंट कलर में यूज कर लेता हूं, एक सेकेंड। ओके, तो भी ऐसे ही काम चलना पड़ेगा इससे। ये मैंने कुछ इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट, और ये बाकी का है सॉल्वेंट। तो ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन जाने के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आया। लाइक इसका वेपर प्रेशर कितना है, इसका वेपर प्रेशर कितना है। आपको पता है कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका वेपर प्रेशर कम होता है। दूसरी चीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इसको वेपराइज होने में टाइम लगता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। बहुत कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो पाता है। उसी तरीके से आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा। चारों चीजें आपने पढ़ी, लेकिन जब तक बेंट ऑफ फैक्टर प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा ना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन जब तक ये प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा ना, इसके न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं हो पाएंगे भाई। तो अब समझाना मैं क्या चाहता हूँ ना, वो जरा समझिएगा कि हमने पढ़ा कि किसी भी सिस्टम में अगर सॉल्यूट आ जाता है, मान लीजिए सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट आ गया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन दैट इज चेंज इन द बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा। इस चेंज के अंदर आ जाता है कि भाई इसका बॉइलिंग टेम्परेचर था टीबी नॉट और इसका है टीबी। तो आपको पता है ये ज्यादा है, ये कम है, तो डेल्टा टीबी सबको पता है टीबी माइनस टीबी नॉट होगा। ये बात हम सब जानते हैं कि डेल्टा टीबी कैसे निकलता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। लेकिन डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था केबीएम। केबीएम, वो केबीएम क्या था, जैसे मैंने बताया था कि एम है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, हाइयर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, उतनी ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करेंगे सॉल्वेंट को वेपराइज होने में, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, एलिवेशन आ जाएगा, उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। केबी आपको बताया गया था कि अगर मैं 1 मोल पर केजी यानी 1 मोलल सॉल्यूट डालता हूं तो जितना एलिवेशन आता है उसको बोलते हैं केबी, और ये हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केबी, केबी का मीनिंग क्या होता है। तो केबी ने सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, अलग सॉल्वेंट का अलग होता है। लेकिन उसके बाद एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था आपने आई, जिस आई को मैंने बोला था वेंट्स होफ फैक्टर। वेंट्स होफ फैक्टर भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा। वेंट्स होफ फैक्टर क्या कहना चाहता है वो जरा समझिए। वेंट्स होफ फैक्टर कहता है कि अगर मैं 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करता हूं, हालांकि ये चीज मैं करा चुका हूं आपको, लेकिन ये थोड़ा दोबारा से एक बार करना जरूरी है, क्योंकि आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, ये हमारा सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर मैंने 2 चीजें ली कि मान लेते हैं ये सॉल्वेंट जो है ना, हम इसके 2 केस अराइज करते हैं, एक केस ये, एक केस ये। एक केस में मैं क्या करता हूं, ठीक है, दोनों में सॉल्वेंट ये है, दोनों में सॉल्वेंट मान लेते हैं वाटर है, इधर भी ये वाटर है और ये भी वाटर ही है, आपको पता है। तो मैंने क्या करा ना, एक बार तो मैंने वाटर के अंदर डाला 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, 1 मोल ग्लूकोज डाला, और इसके अंदर मैंने डाला 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl। तो 1 मोल NaCl डाला गया पानी में, और पानी का अमाउंट दोनों केसेस में सेम लिखा गया कि पानी अगर यहाँ 5 किलो है तो यहाँ भी 5 केजी पानी है, या 2 किलो पानी है तो 2 किलो पानी यहाँ पर है, तो बराबर लिया गया अमाउंट। वाटर सॉल्वेंट है, तो अब दोनों में एलिवेशन को देखा गया तो डेल्टा टीबी, देखिए पहले ये फॉर्मूले ऐसे हुआ करते थे,
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, इधर भी डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। तो हुआ क्या ना, बात को ध्यान से समझना है आपको कि जब कभी सोल्यूट आएगा सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ेगा। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई डेल्टा टीबी इज इक्वल टू में केबीएम फॉर्मुला होता है, ध्यान से देखना, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम, यहां बताता हूं मैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम फॉर्मुला है जिसमें एम होता है मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी का फॉर्मुला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि भाई फॉर्मूला जो बनाया गया था ना, पहले यही फॉर्मूला था, आई तो वेंटम जब आई ना तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई इस फॉर्मूले में मिस्टेक है। वो मिस्टेक ही पहले आपको समझने की मिस्टेक आई कहां से, तो उनको पता कैसे लगी, तो उन्होंने क्या करा, कहा कि भाई दोनों में सॉल्वेंट सेम है तो केबी तो सेम होगा, भाई केबी तो सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी हो तो सॉल्वेंट में डिपेंड करती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी सेम है भाई, इसमें भी एक मोल इसमें भी एक मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों का बोल रहा हूं 5-5 केजी लिया गया, ये भी सेम है। तो अगर तीनों चीजें सेम थी तो डेल्टा टीबी भी सेम आना चाहिए था, मतलब जो एलिवेशन आएगा ना बॉइलिंग पॉइंट में इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में सेम आना चाहिए था। लेकिन पाया गया कि भाई इसमें अगर एलिवेशन हमारा 4 डिग्री सेल्सियस का है तो जो इसमें एलिवेशन हमारा पाया गया वो पाया गया हमारा 8 डिग्री सेल्सियस का, इसमें एलिवेशन 8 डिग्री सेल्सियस का, मतलब दुगना एलिवेशन आया। मतलब कि अगर पानी पहले हमारा, अगर इसका मैं टेम्परेचर बोलता हूँ टीबी नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर ये 100 पे बॉईल हो जा रहा था तो ये 104 पे बॉईल हो रहा था, मतलब कि एलिवेशन आ गया 4 का। और ये अगर 100 पे था ना तो अब जाके सोल्यूशन 108 पे बॉईल हो रहा है, मतलब कि 8 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आ रहा है। देखिए वैल्यू ट्रू नहीं है, मैं तो इसी एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इस बात को आपको समझना है। तो फॉर्मूला कह रहा है सेम आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल स्टडी कह रही है कि इसके अंदर ना दुगना एलिवेशन आया टेम्परेचर का। अब रीजन को हमें समझना था, तो वेंटॉप ने क्या पाया कि हमारे पास ना 2 तरह की चीजें हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से और एक है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स। 2 तरह के हमारे पास सॉल्यूट होंगे। सॉल्यूट यहां पर 2 तरह के पाए जाएंगे, एक पाए जाएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक पाए जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट, 2 तरह की कैटेगरी आ जाएंगी। उन्होंने क्या कहा कि जो 1 मोल C6H12O6 है ना, ये अंदर जाके 1 ही मोल रहता है, मतलब कि 6.023 into 10 की पावर 23 डालते हैं, अंदर जाके भी 6.023 into 10 की पावर 23 रहता है, मतलब कि अगर मैं 100 डालूंगा तो 100 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 1 मोल डालते हैं ना तो 1 मोल पार्टिकल डालते हैं तो अंदर जाके 2 मोल पार्टिकल बन जाते हैं। रीजन क्या बोला उन्होंने कहा कि जो NaCl है ना अंदर जाके डेसोसिएट होके बन जाता है Na+ और Cl-, मीन्स एक पार्टिकल स्प्लिट आउट होके बन जाते हैं 2 पार्टिकल। अगर 100 पार्टिकल इसके डाले ना तो अंदर जाके 200 पार्टिकल बन जाएंगे सॉल्यूट के, इसके 100 डाले तो अंदर 100 ही रहेंगे। तो यहां पर सॉल्वेंट को वेपराइज, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर सॉल्वेंट को वेपराइज होने से 100 पार्टिकल रोकेंगे, और यहां पर 100 ही डाले थे लेकिन वो बन गए 200, तो 200 पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे सॉल्वेंट को वेपराइज होने में। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में 2 गुना आएगा, बिकॉज इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल 100 काम करेंगे, उसमें 200 काम करेंगे। इसमें 1 मोल डाला तो अंदर 1 मोल रहेगा, इसमें 1 मोल डाला तो 2 मोल काम करेंगे अंदर। समझ में आ रही बात? एक और मैं एग्जांपल लेके देखता हूं कि हुआ क्या। हमने एक और एग्जांपल ले लिया इसी के साथ में कि टेक 1 मोर कंटेनर ऑल्सो, उसमें फिर से सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट फिर से मैंने वाटर लिया, और वाटर लेने के बाद मैंने जो ऊपर से सॉल्यूट डाला है ना, दिस सॉल्यूट इज 1 मोल MgCl2। तो पाया गया कि भाई देखो 1 मोल ही डाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, मास ऑफ सॉल्वेंट फिर से मैंने सेम लिया, केबी फिर से सेम है, डेल्टा टीबी सेम आना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता लगा कि अगर पानी 100 पे बॉईल हो रहा था ना तो ये कहीं जाके 112 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, मतलब कि सॉरी एलिवेशन आया 12 डिग्री सेल्सियस का। 12 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आया। क्यों आया 12 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन, समझना है आपको। तो हुआ क्या ना, इसके 100 पार्टिकल डाले, सपोज दैट इसके 100 डाले, इसके 100 डाले, तो 100 पार्टिकल डाल के अंदर 100 ही रहे इसमें, लेकिन इसमें 100 डाले तो उनका 200 बन गए। 200 ने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया, दुगना ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं यहाँ के सॉल्यूट सॉल्वेंट को, जिस वजह से एलिवेशन भी, बॉइलिंग पॉइंट भी दुगना ही बढ़ेगा, मतलब कि एलिवेशन भी दुगना आएगा। इसमें 4 का एलिवेशन है, उसमें 8 का एलिवेशन आएगा, दुगना रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या हुआ ना, इसमें MgCl2 के पार्टिकल जब अंदर गए ना तो वो बन गए Mg2+ और 2Cl-, Mg2+ और 2Cl-, मीन्स यहां पर एक पार्टिकल अंदर जाके स्प्लिट होकर 3 पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। बस 100 डालूंगा ना, देखिए 1 से 3 निकले, अगर 100 डालूंगा तो 300 पार्टिकल बनेंगे अंदर, मतलब जितना रिस्ट्रिक्शन इसमें होना है ना उसका 3 गुना रिस्ट्रिक्शन इसमें होगा। तो इसमें एलिवेशन 4 का आएगा तो उसमें 3 गुना बड़ा एलिवेशन आएगा, उसमें 12 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आएगा।
ये रीजन है कि वेंटॉप ने कहा कि इस फॉर्मूले में कमी है, अगर यही फॉर्मूला चलाते रहे ना तो तीनों केसेस में एलिवेशन सेम होना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो ये गई सेम है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल कह रही है सेम नहीं है। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को करेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले में आई को लेके आइए, आई को इंट्रोड्यूस करिए, वेंटॉप फैक्टर को इंट्रोड्यूस करिए, और इसके लिए आई को 1 ले लो, इसके लिए आई को 1 ले लो। जैसे इसकी वैल्यू सबको पता है, मान लीजिए 4 ही आती भाई, इसकी वैल्यू को आप इस केस में जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू को 1 ले लो ताकि फॉर्मूले पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। आई 1 होगा, आंसर 4 था, 4 ही लेगा। लेकिन जब वो NaCl है ना, जब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो स्प्लिट होकर डबल हो जा रहा है, उसके लिए आई की वैल्यू 2 ले लो। जैसे कि अगर मेरे पास NaCl है तो NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, बोलो Na प्लस और Cl माइनस। एसओ के लिए आई की वैल्यू 2 ले लो, आई की वैल्यू 2 लेने से 2 गुना में, इसकी कैलकुलेशन तो 4 थी, 2 गुना 4 एलिवेशन 8 का बन जाएगा, जो कि इस प्रकार टूटेगा MgCl2, जो कि एक पार्टिकल टूट के एक पार्टिकल 3 में स्प्लिट आउट होता है, उसका आई 3 ले लीजिए। जो ऐसा है AlCl3 जो टूट के Al+3 और 3 Cl माइनस आयन 4 में स्प्लिट होगा तो उसका आई 4 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं 1 मोल AlCl3 लूं या 100 AlCl3 डालूं तो वो अंदर जाके 400 पार्टिकल बन जाएंगे, तो इसके मुकाबले वो 4 गुना बड़ा एलिवेशन देंगे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। इस वजह से आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 गुना में जितना इसमें आएगा उससे 4 गुना AlCl3 के केस में आएगा। थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोच के देखिए, समझ में आएगी चीज क्या काम कर रही है। तो सॉल्यूट 2 तरह के हैं, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, और वो एग्जामिनर हमें बताएगा वेदर द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इफ इट इज सेड कि भाई वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो अपने आयंस में स्प्लिट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में स्प्लिट होते हैं। थोड़ा सा ये 11th क्लास में बताया गया है तो डिफाइन में नहीं लिखा रहा हूं, आप साइड में लिख लेना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो अपने आयंस में ब्रेक होते हैं। तो ये ब्रेक होते हैं या ब्रेक नहीं होते हैं, इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, जितने भी हमारे कार्बन्स के कंपाउंड्स थे, लाइक हमने पढ़ा C6H12O6, सुक्रोज पढ़ा C12H22O11, बेंजीन को ले लीजिए C6H6 हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे ऐसे हैं जो स्प्लिट नहीं होते अपने आयंस के अंदर, उनका आई 1 रहता है। बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है लाइक NaCl, MgCl2, AlCl3, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, इनका आई 1 से बड़ा होता है। इनमें एलिवेशन दुगना, 3 गुना, 4 गुना कितना ही बड़ा हो सकता है। तो फॉर्मूले में आई यहां से इंट्रोड्यूस हुआ था। बात सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हो जाती, आई को भी और सीखना है, लेकिन इतने तक बात पहले आपको समझ में आनी चाहिए, इतने तक पहले क्लियर होनी चाहिए। तो पहले आप इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, सो अब बात को समझते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोलाइट का आई हमने समझ लिया भाई कि स्प्लिट हो जाते हैं, ये स्प्लिट नहीं होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, इसकी वजह से बढ़ जाता है भाई। तो अब क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ना हम 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे, ध्यान समझना कि जो हमारे सॉल्यूट्स है ना वो देखिए या तो डिसोसिएट नहीं होंगे, अगर डिसोसिएट नहीं हुए तो आई की वैल्यू 1 ले लेंगे भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बट हमारे जो सॉल्यूट है ना ये 2 तरीके से बिहेव करते हैं, आइदर दे डिसोसिएट और दे एसोसिएट। ये नया है आपके लिए, दे डिसोसिएट और दे एसोसिएट। समझना है ध्यान से कि वो टूट भी सकते हैं और वो जुड़ भी सकते हैं। अब जुड़ना क्या है ना, जो मैंने अभी आपको केस बताया ना, ये पूरा केस ना डिसोसिएशन का है, ये पूरा केस किसका है, डिसोसिएशन का। मैं बोल सकता हूं व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट कंप्लीटली। अब आप सोचेंगे सर ये कंप्लीटली क्यों लगाया, तो कंप्लीटली वर्ड पे मैं अभी आने वाला हूं, अगली चीज वही डिस्कस करनी है। लेकिन समझना है कि व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट, जब सॉल्यूट पार्टिकल टूटते हैं। अब एक बात पढ़ेंगे, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट। देखिए क्लास में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि यहां पर ना चीजें बहुत छोटी छोटी हैं जो ध्यान देनी पड़ेंगी, इसलिए आपका ना बिल्कुल कंसंट्रेशन ना अपनी वीडियो के अंदर होना चाहिए भाई, ठीक है ना, नहीं तो ये टॉपिक गड़बड़ कर जाएगा भाई। सो व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स एसोसिएट। अब कहेंगे सर एसोसिएट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन लिया, यही वाला केस लेके चलते हैं, और मैंने यहां पर वाटर को लिया है, मैंने यहां पर वाटर को लिया है, वाटर वही वाटर जो हमने पहले लिया था जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था। और अब मैंने इसके अंदर किसको डाला, ध्यान से समझना है आपको, मैंने इसके अंदर डाला 1 मोल CH3COOH।
या मान लेते हैं 1 मोल C6H5COOH, C6H5COOH। ध्यान समझिएगा, 1 मोल बेंजोइक एसिड मैंने इसमें डाला, 1 मोल। अब हुआ क्या ना, ये पता है ये डिसोसिएट नहीं होता, ये डिसोसिएट नहीं होता भाई, सबको क्लियर है। ये वाला डिसोसिएट होता है, ये वाला डिसोसिएट होता है। जब डिसोसिएट होता है तो एलिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है, दुगना या तीगना हो जाएगा, इसके आई की वैल्यू 2 या 3 लेनी है, इसके लिए आई की वैल्यू 1 है। अब इसके लिए क्या हुआ ना, कुछ हमारे पास सॉल्यूट ऐसे भी होते हैं जो अंदर जाके ना तो वैसे रहते हैं कि भाई जैसे गए हैं वैसे ही रहे, ना टूटे भाई डिसोसिएट नहीं हुए। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर जाके एसोसिएट हो जाते हैं, ये ना टूटते हैं ना वैसे ही बने रहते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये जो C6H5 है ना, वो अंदर जाके क्या करता है कि उसके पास वो C6H5COOH कुछ इस प्रकार का हमारा मॉलिक्यूल है। मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां बना रहा हूं, C6H5COH, और कुछ इस प्रकार से है भाई। आपको एक बात पता है कि इस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी क्लियर कर दूं मैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। सिमिलरली इस एंड पे होगा इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। सिमिलरली ये वाले एंड पर भी इनके ऊपर क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि कार्बन के ऊपर बनेगा प्लस। तो कुछ इस तरीके से आप पोलैरिटी को जानते हैं कि इनमें बनती है, ऐसे ही सिमिलरली इसके ऊपर आएगा माइनस पे। तो ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कॉल करेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल टूटने की बजाय ना 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बना लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बना लेते हैं। इसको बोलते हैं डायमर की फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं डायमर का बनना। ज्यादा नहीं, आपको बस 2 ही केसेस पढ़ने, डायमर और एक हद से हट ट्राइमर। ट्राइमर की केसेस भी हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी ट्राइमर आपको समझ लेना है कि ट्राइमर चीज क्या है। ट्राइमर के अंदर 3 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डायमर के अंदर 2 मॉलिक्यूल जुड़ के कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सोच के देखिएगा, ये 100 गए थे, 100 ही रहे अंदर, ये 100 गए थे अंदर 200 बन गए, इसलिए एलिवेशन 2 गुना हो गया। ये 100 गए थे अंदर 300 बन गए, इसलिए एलिवेशन 3 गुना हो गया। ये 100 जाएंगे ना अंदर, तो अंदर से 50 बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी पार्टिकल जाते हैं ना उसके 2-2 के पेयर मिलके एक बन जाता है। तो 100 पार्टिकल डालूंगा तो अंदर मिलेंगे 50। तो जितना एलिवेशन इसमें आया, जब मैंने इस वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस था, उसके अंदर 1 मोल ये डाला, या 100 मैंने ये डाले, 100 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके डाले, 100 पार्टिकल्स मैंने इसके डाले, ध्यान समझना है, 100 पार्टिकल मैंने इसके डाले, तो एलिवेशन है 4 डिग्री सेल्सियस का। इसमें 200 हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं, इसलिए 8 का हो गया। इसमें 3 गुना होते हैं, इसलिए 12 का हो गया। यहाँ 4 था तो 12 का हो गया। इसमें पार्टिकल 100 डाले तो 50 हो गए। मतलब इसके कंपैरिजन में ना, इसके कंपैरिजन में इसमें आधे हो जाते हैं। इसमें 100 है, इसमें 100 गए लेकिन 50 ही बचे, मतलब आधे मॉलिक्यूल्स हो गए। आधे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अगर अंदर जाके हो गए हैं तो एलिवेशन भी आधा ही आएगा, रिस्ट्रिक्शन कम पैदा होगी। तो अगर यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन ना, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि यहाँ का जो एलिवेशन था वो पाया गया सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस का। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 100 गए थे, 100 रहे, यहाँ पर 100 गए थे, वो अंदर जाके बन गए 50। अब 2 डिग्री सेल्सियस का पाने का मतलब ये, इस कैलकुलेशन का आंसर तो 4 ही है। अब वो 4 डिपेंड करता है भाई, अगर सेम रहेंगे तो 1 हो जाएगी वैल्यू, 2 गुना हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो गए पार्टिकल अंदर जाके, 3 गुना हो जाएंगे, और आधे हो गए पार्टिकल अपने ओरिजिनल नंबर के आधे हो गए तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू में 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हाफ इंटू में 4 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो एलिवेशन भी आधा ही होने वाला है उसमें। तो इस केस की जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से आप लिखते हैं कि 2 C6H5COOH मॉलिक्यूल्स, 2 C6H5COOH मॉलिक्यूल्स बन के क्या बन गए? ये बन गए हमारे C6H5COOH का ट्वाइस। ये 2 मिलके 1 बन गया, ठीक है ना। और वी कैन सी दैट इन सिंपल टर्म्स, इसका आई कितना बनेगा? तो इसका आई बनेगा हाफ, इसका आई बनेगा हाफ, कि भाई हाफ हो जाएगा, एलिवेशन भी आधा होगा। और सिंपल टर्म्स में आप कह सकते हो कि 2 A ने मिलके एक ही पेयर बना लिया, तो ये है डायमर का केस, इसको बोलते हैं डायमर। ऐसे ही तो ट्राइमर में कोई रिएक्शन नहीं लेते, सीधा लेते हैं कि 3 A के मॉलिक्यूल मिलके अंदर जाके एक ही बन गए। मतलब 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ अगर एसोसिएट हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स अंदर जाके एसोसिएट हो जाते हैं एक साथ, तो एलिवेशन, मान लीजिए कि अगर हमारे 99 पार्टिकल्स हैं तो उससे 33 बचेंगे, यहाँ 99 पार्टिकल तो 99 रहेंगे, तो मतलब 1/3 एलिवेशन आएगा बस इसके अंदर। तो यहां पर आई की वैल्यू होती है 1/3, और ये केस जो है ना, दिस इज अ केस ऑफ ट्राइमर। ट्राइमर मतलब 3 से जुड़ना। तो बात ये समझ में आ रही भाई पूरी की पूरी, अब कहानी अब समझ में आने लगी चीजें कि हम जब एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं ना, तो एलिवेशन तो आना है, नो डाउट, श्योर एलिवेशन आएगा, लेकिन अलग अलग तरह का सॉल्यूट ना अलग अलग तरह का एलिवेशन आता है। ये जितने जाते हैं उतने ही रहते हैं, इसलिए आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि जो पहले से फॉर्मूला बना हुआ था बिल्कुल एक्यूरेट था, ये कोई खास इंपैक्ट डालने वाले नहीं है, तो आई की वैल्यू इनके लिए 1 होती है। या तो अंदर जाके टूटेंगे नहीं, या अगर टूटे तो एलिवेशन को बढ़ा देंगे, टूटे तो ऐसा
केस होगा, 1 2 3 4 कितना ही बड़ा हो सकता है। अगर अंदर जाके जुड़ गए तो इसकी कंपैरिजन में वो कम एलिवेशन देंगे, क्योंकि जुड़ गए कम हो गए तो कम एलिवेशन देने का मतलब आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो इसको ना बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आई इज 1 व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स, व्हेन द सॉल्यूट डिसोसिएट्स आई इज ग्रेटर देन 1। सो व्हेन सॉल्यूट, नोट करके बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हम लिखेंगे, व्हेन सॉल्यूट डिसोसिएट, जब सॉल्यूट टूटते हैं तो आई होता है ग्रेटर देन 1। व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट तो आई की वैल्यू होती है लेस देन 1। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो टूटेगा ही नहीं, उसकी आई की वैल्यू होती है 1। तो आई तो भाई अलग अलग केस पर डिपेंड करता है, हर जगह पे ये अलग अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट। और ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर मिलती है। मैं आज इसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन क्लास में कराने वाला हूँ, तो एक बार इसको आप फटाफट से नोट करिए। उसके बाद एक लास्ट चीज और करेंगे वेंटर फैक्टर की, जो हमें क्लियर होनी जरूरी है, उसके बाद वेंटर फैक्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार नोट कर लीजिए। ओके, नाउ गाइस, मैंने आपको बोला था व्हेन देयर इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन, और यहां पर भी लिख लेना व्हेन देयर इज अ कंप्लीट एसोसिएशन। जब कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो ये वैल्यूज हैं। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद कर लीजिए आई 1 है, उसमें कोई पंगा नहीं करना हमें। अब याद रखना है डिसोसिएट हुए तो आई कितना कितना होगा, एसोसिएट हुए तो आई कितना कितना होगा। डाइमर में आई हाफ होगा, प्राइमर में 1/3 होगा, NaCl में आई 2 होगा, MgCl2 में 3 होगा, AlCl3 में 4 होगा। लेकिन ये तो बात तब होती है जब डिसोसिएशन कंप्लीट होता है या एसोसिएशन भी कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट का मीनिंग समझना है, और यहीं आके ना वेंट ऑफ में कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। थोड़ा सा ना इसको ध्यान समझना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे ना तो मुश्किल जरूर लगेगा। सो मैं बात करता हूं व्हेन देयर इज नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज not complete dissociation of solute takes place। जब सोल्यूट का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। कंप्लीट डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो आपने ना एक चीज पढ़ी थी, मैं आपको दिलाता हूं याद। आपने पढ़ा था 11th क्लास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलते हैं HCl को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कारण पता है क्या है कि अगर ये वाटर है ना तो HCl को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का अपना एक रीजन होता है, और CH3COOH को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का अपना एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है ना, रीजन ये होता है कि अगर ये 100 HCl अंदर जाते हैं ना तो ऑलमोस्ट 100 के 100 टूट जाते हैं, 100 के 100 टूट जाते हैं अपनी किसमें, अगर ये 100 HCl अंदर गए ना तो 100 के 100 टूट के बना देते हैं 100 H+ एंड 100 Cl-। लेकिन अगर अंदर ये 100 जाते हैं ना तो 100 में से सिर्फ 5% ही टूटते हैं, बाकी के अनडेसोसिएटेड रह जाते हैं। मतलब कि इसमें से निकलेंगे 5 तो CH3COO-, 5 निकलेंगे इसमें H+, और बाकी का 95 CH3COOH इसमें ऐसे ही रह जाएगा। मतलब कि 100 में से 95 ऐसे ही रह गए, बाकी के 5 टूट के आयनाइज हो गए। तो इसमें जो अल्फा होता है, जिसको आप बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कोई भी सॉल्यूट अंदर जाके कितना टूटा। देखिए टूटते सारे हैं, डिसोसिएट होने हैं सारे के सारे, लेकिन कोई ज्यादा टूटता है, कोई कम टूटता है। जो ज्यादा आयनाइजेशन करता है, देखिए H+ इससे भी रिलीज होता है, H+ इससे भी रिलीज होता है, बट ये 100 जाते हैं, 100 के 100 टूट जाते हैं। ये 100 जाते हैं बट 100 के 100 नहीं टूटते, कुछ ही टूटते हैं। तो इनका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% है, इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। तो ऐसे ही ना सबका अपना अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जब कभी भी चीजें कंप्लीट नहीं टूटती है, देखिए इस केस में कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ, उस केस में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो मान लेते हैं कोई चीज डिसोसिएट तो हुई बट कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुई, तो उस केस में आई कैसे कैलकुलेट होना है, व्हेन देयर इज नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl का ही, मान लेते हैं NaCl का ही, तो NaCl का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि भाई इस कंटेनर के अंदर हमने सॉल्यूट के अंदर हमने बाहर से किसको डाला है, NaCl को ही डाला है। एंड मान लेते हैं सपोज 90% ऑफ NaCl डिसोसिएट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है ना, दैट इज NaCl, वो सिर्फ 90% डिसोसिएट हुआ है। ध्यान से समझना है, सिर्फ 90% डिसोसिएट हुआ है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस, कि भाई अगर 90% डिसोसिएट हो तो आई की वैल्यू क्या होगी।
तो इसको कैलकुलेट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पे बताया जाता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसको ना एक तरीके से करेंगे, कंसेप्ट से करेंगे, जो कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी हमारी सारी रिफ्रेशर्स यूज करती है। इफ देयर इज अ 90% डेसोसिएशन ऑफ NaCl, तो हाउ कैन वी अचीव द रिजल्ट कि भाई आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं जो अब आपको सिखाने वाला हूं ना, ये 90% के टूटने के लिए एप्लीकेबल होता है, 100% यानी कंप्लीट टूटने के लिए एप्लीकेबल होने वाला फॉर्मूला है, 60% के लिए एप्लीकेबल होगा, 50% टूटने के लिए एप्लीकेबल होगा, हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए जरा कैसे, तो हमें पता लगता है कि भाई जो NaCl है ना, वो टूट के क्या बनाता है, Na+ और Cl-। बहुत ध्यान समझना है, Na+ और Cl-। यहां हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं जब भी कंप्लीट डेसोसिएशन नहीं होता। तो मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C थी और इन दोनों की कंसंट्रेशन 0-0 थी। भाई इनिशियली तो आपने यही डाला होगा ना, और ये दोनों अंदर तो 0-0 होंगे भाई। अब जब ये अंदर जाता है तो कुछ परसेंट टूटता है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि इसका X अमाउंट टूटा, NaCl का X अमाउंट टूटा, तो C में से X कम हो जाएगा भाई, कि 100 थे, 100 में से 90 टूट गए, तो 90 कम हो जाएंगे, बोलो C में से X कम हो गए, X टूट गए। अच्छा अगर X टूट गए तो X से Na+ निकलेंगे और X से Cl- निकलेंगे। 11th क्लास में पढ़ा था, ये जो X होता है ना, इसको बोलते हैं अमाउंट डेसोसिएटेड। X होता है अमाउंट डेसोसिएटेड, और इस X को ना अगर आपको याद होना तो हम C लिखते थे, इस X को हम C लिखते थे। मैं बता देता हूं कैसे, X = C या अल्फा = लिखते थे X/C। अब मुझे बताइएगा जो अल्फा होता है वो क्या होता है, अल्फा यहां पर होता है डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन। ये क्या था बताओ जरा, ये था इनिशियल अमाउंट, कि इनिशियल अमाउंट कितना है। ये क्या है बताओ जरा, ये है अमाउंट डिसोसिएटेड, कि भाई कितना अमाउंट डेसोसिएट हुआ। अब जरा देखिए डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, की भाई डिग्री मतलब कितना वो टूटा, ये कैसे पता लगेगा कि कितना इनिशियल था उसमें से कितना टूट गया। जैसे कि मान लीजिए कि इनिशियल हमारे मॉलिक्यूल्स थे 100, या मान लेते हैं 10, और 10 में से 7 टूट गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 0.7। और यही चीज अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर दें तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए, बस आपका आंसर आएगा 70%। 70% अल्फा आएगा 70%। अरे मैं कह रहा हूं कि भाई अल्फा को मैं लिख रहा हूं 70%, या मैं लिख रहा हूं अल्फा को 0.7, क्या अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही चीजें सेम है। क्यों, 70% का मतलब है 70/100, जो कि 0.7 ही आने वाला है। बस ये कि जब मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता हूं तो बस मुझे उसके पीछे परसेंटेज लगाना पड़ता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा कि भाई इनिशियल C था, उसमें से X अमाउंट टूट गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पता लग जाएगा डिग्री ऑफ डेसोसिएशन कितना परसेंट टूटा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज लगानी पड़ेगी, कि 10 में से 7 टूटे, मल्टीप्लाइड बाय 100 70%। अगर मैं 100 नहीं लगाता हूं, अगर मैं 100 नहीं लगाता हूं तो मेरा आंसर 0.7 आएगा, मुझे बस परसेंटेज नहीं लगानी। तो एक बात तो सेम ही है ना, अगर मैं परसेंट लगाऊंगा तो उसका मतलब होता है 100 में से, और 100 में से नहीं करूंगा तो भाई अपने आप ही 0.7 आ रहा है। तो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, जो हमें पता होना चाहिए। इसका रिलेशन ऐसे ही बनाया था 11th क्लास में भी। तो हमेशा इस तरीके से आपको काम करना है, X को भी C लिख देने हैं आपको, कि C अमाउंट था, ये 0-0 थे। अंदर जाने के बाद मान लेते हैं इसका X अमाउंट टूटा, हो सकता है पूरा भी टूट जाए, मैं पूरे वाला केस भी कराऊंगा। अगर इसका X अमाउंट टूटा तो ये भी X बनेंगे, ये भी X बनेंगे, और X बराबर में होता है हमेशा C अल्फा। ध्यान से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अमाउंट डेंसिटी इज अल्फा टाइम्स ऑफ C। अगर अल्फा मान लो 70% है ना, तो X आएगा हमारा, ये 70% का मतलब हो जाएगा 70/100, यानी 0.7 टाइम्स ऑफ C। मतलब जितना भी C होगा ना, उसका 0.7 हमारा अमाउंट टूट जाएगा भाई। C 10 है तो सिर्फ 7 ही टूटेंगे, अगर 70% टूटा है तो। अगर C मेरा 10 है, मतलब 10 ही इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो उसका 0.7 या 70% बोलेंगे तो आ जाएगा 7, तो 7 फूटा है। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, अल्फा को कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब जो आई का फॉर्मूला होता है ना, आई के फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा। आई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। डिवाइड बाय में total number of moles of particles before dissociation association। आफ्टर डेसोसिएशन एसोसिएशन मतलब मान लीजिए हमारा ये सॉल्यूशन है पूरा पूरा, तो इसके अंदर आफ्टर डेसोसिएशन ये वाली सिचुएशन है, तो कितने टोटल मोल्स बन रहे हैं, तो इसके मोल्स कितने बन रहे हैं जरा ध्यान से देखो। NaCl के बन रहे C- C अल्फा, उसके बन रहे C अल्फा, उसके बन रहे C अल्फा, टोटल करा ये हो गया आफ्टर डेसोसिएशन। बिफोर डेसोसिएशन कितना था, बिफोर ये था इनिशियली भाई, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो इनिशियल पे था C+0+0, तो ये आंसर कितना आएगा, C अल्फा कट जाएगा, ऊपर बचेगा C+C अल्फा डिवाइड बाय C, C कटेगा, आंसर आएगा 1+ अल्फा।
ध्यान से समझना है आपको कि ये चीज अगर जिस दिन आपको बनाने आ गई ना किसी भी सॉल्यूट के लिए, अगर किसी भी सॉल्यूट के लिए आपको आई इस तरीके से बनाना आ गया ना, फिर आपको इस चैप्टर का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन रोक नहीं सकता भाई। तो आई बराबर ने इसका 1 प्लस अल्फा है, ध्यान समझना, आई बराबर आया इसका 1 प्लस अल्फा। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, देखिए क्या आई बराबर आया इसका 1 प्लस अल्फा फॉर NaCl। इफ देखिए जरा, इफ NaCl इज 100% डेसोसिएट, सोचना 100% डेसोसिएट का मतलब होता है कंप्लीट डेसोसिएशन, कि भाई कंप्लीट टूटा है, जितना आया था उतना आया है, उतना टूटा है, मतलब 100 आए थे 200 हो गए, तो आपको पता है की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर 100% डेसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू 100% हुई, और 100% का मतलब 100/100 आएगा 1, अल्फा की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 यानी 2। अभी आप NaCl की क्या वैल्यू पढ़ के आए, 2 ही तो पढ़ के आए ना, क्योंकि जब वो 100% डेसोसिएट होता है ना तो उसकी नंबर्स ना 100 से 200 हो जाते हैं, एक तरीके से मतलब दुगने हो जाते हैं, तो आई की वैल्यू आ गई 2। बट इफ NaCl इज 90% डेसोसिएट, लेकिन सिर्फ वो अगर 90% ही डेसोसिएट हुआ है तो अल्फा की वैल्यू हुई 90%, यानी आ जाएगी 90/100 दैट इज 0.9, और आई की वैल्यू आएगी 1 + 0.9 दैट इज ओनली 1.9। तो जो एलिवेशन है ना सिर्फ वो 1.9 ही हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आपको जो समझ में आनी चाहिए कि NaCl अंदर जाके 100% डेसोसिएट हुआ। देखिए अगर 100% डेसोसिएट हो तो जो पहले सीखा था ना वही तरीका ठीक था, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन जो मैं अब सिखा रहा हूं ना ये 100% के लिए भी एप्लीकेबल है, 90% टूटा तो भी एप्लीकेबल है, 50% टूटा तो भी एप्लीकेबल है। अगर अल्फा 50% टूटा मतलब हमारा जो NaCl अंदर जाके 85% टूटा, तो बताइए जरा 50% टूटने का मतलब क्या है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5, वैल्यू आ जाएगी 1.5। इस बात को लॉजिकली समझ के देखिए कि अगर ये 100% अंदर जाके टूटता है ना तो ये 100 के बन जाते हैं 200, ध्यान से देखना 100 के बन जाते हैं 200। लेकिन जब ये 90% टूटते हैं ना तो जरा समझिएगा 90% टूटने का मतलब क्या है। 90% टूटने का मतलब है कि 100 NaCl गए थे लेकिन 90 ही टूटे, तो 90 टूटे तो बताओ 90 Na+ बनेंगे, 90 Cl- बनेंगे, और बाकी के 10 NaCl तो रहेंगे ना भाई। 90% टूटने का मतलब है 90 Na+, 90 Cl- और 10 NaCl ऐसे। टोटल पार्टिकल्स काउंट करिए कितने हो गए, तो टोटल काउंट हो गए 90 और 90 180 और 10 हमारे 190, तो 100 पार्टिकल्स बदल के हो गए 190 पार्टिकल। इस वजह से आई 1.9 आ रहा है कि पहले के कंपैरिजन में कितने गुना हो गए, 100 से 200 हुए आई 2 आ गया, 100 से 190 हुए आई 1.9 आ गया। लेकिन ये काम ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, अगर 50% टूटे, अगर लिख देता हूं यहां पर मैं, इफ NaCl is only if NaCl is 50% डेसोसिएटेड, अगर 50% ही वो टूटा तो वैसे सोच लीजिए अल्फा की वैल्यू 0.5 आएगी और आंसर हो जाएगा 1.5, आई की वैल्यू 1.5, 2 नहीं आएगी। लेकिन 50% का मतलब समझिए कि 100 NaCl गए थे सिर्फ 50 ही टूटे, तो 50 तो Na+ बनेंगे, 50 हमारे Cl- बनेंगे, और साथ में 50 NaCl ऐसे ही रहेंगे, तो टोटल पार्टिकल हो गए 150, 100 पार्टिकल बदल के हो गए 150। तो सोचिए जरा अपने आप आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 आएगी। तो ये तरीका है जिसके जरिए हम चाहे 100% डेसोसिएशन वाला केस हो चाहे 90% डेसोसिएशन वाला केस हो, हम उसको अचीव कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आपको एग्जाम में इसके टफ क्वेश्चंस को करना है। मैं एक और केस लेके इस चीज को कराना चाहूंगा ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए भाई। तो ये वाली बात समझ में आएगी। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो डायरेक्ट तरीका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कभी भी डायरेक्ट पहले नहीं डिस्कस करना चाहिए, अदरवाइज ये चीज समझ में नहीं आती है और ये धीरे धीरे पकड़ में आएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हुई कि इतने % डेसोसिएट होगा तो हमें कैसे निकालना, मैंने आपको लॉजिकली भी बता दिया कि अगर इसमें मैं आई निकालूंगा तो आ जाएगा 1 + में 0.5 दैट इज 1.5, और लॉजिकली वो ऐसे भी समझ में आता है, ठीक है ना। मैं केस लेके चलना चाहूंगा MgCl2 का, MgCl2 का मान लेते हैं इफ 80% ऑफ MgCl2 डेसोसिएट, अगर उसने बोला कि सिर्फ 80% ही हमारा MgCl2 डेसोसिएट हुआ है, 100% नहीं हुआ, 100% का मतलब कंप्लीट टूट जाना, लेकिन सिर्फ 80% हुआ है, तो जरा देखते हैं आई कितना आएगा। तो मुझे बताइए जो MgCl2 है उसको मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं Mg2+ और 2 Cl- लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल ये लिखना आना चाहिए भाई आपको। तो ये इनिशियल अमाउंट इसका C ले लो, उसके 0 0 रहेंगे, इसका X अमाउंट टूट गया, अगर ये X टूटेंगे, अगर ये 1 टूटता है ना तो ये 1 बनता है और वो 2 बनते हैं, इसके 1 से वो 1 निकलता है और वो 2 निकलते हैं, तो इसके X से ये X निकलेंगे और ये 2 टाइम्स ऑफ X निकलेंगे भाई, अगर ये X टूटेंगे तो X निकलेंगे और 2 टाइम्स ऑफ X। फिर X का आपको पता है X होता है C∝, ये हो गया C∝, ये हो गया 2C∝। अब जरा बताइए आई का फॉर्मूला क्या है, तो आई का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डेसोसिएशन, तो आफ्टर डेसोसिएशन कितना बन रहा है C- C∝ प्लस C∝
प्लस 2c अल्फा डिवाइड बाय में पहले कितना था c प्लस 0 तो c अल्फा क्या ये आ गया c प्लस में 2c अल्फा अपॉन c दिस विल बी 1 प्लस 2 अल्फा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि भाई MgCl2 के लिए फॉर्मूला याद कर लो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अगर वो बोलेगा इफ 100% MgCl2 डिसोसिएट, अगर बोलता है कि भाई 100% ही टूटा है तो आप जानते हो कि 100% के लिए MgCl2 की वैल्यू 3 आने वाली है। अगर वो कंप्लीट टूट रहा है ना तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी बिकॉज पार्टिकल 3 गुना हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब 100% के लिए फॉर्मूला भी काम करेगा, I बराबर आएगा 1 प्लस में 2। अगर आपको पता है अल्फा 100% है, अगर अल्फा 100% है तो वैल्यू हो जाएगी अल्फा की 1, तो परसेंट तो हमेशा 100 में से होता है ना, तो 100/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1। आंसर देखो कितना आ गया 3। जो पहले पढ़ा था वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उससे ना ये वाले केसेस सॉल्व नहीं हो सकते 80% वाले, लेकिन इससे वो सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे कंप्लीट वाले। दूसरा केस देखो, इफ 80% MgCl2 डिसोसिएट, इफ 80% MgCl2 डिसोसिएट, अगर हमारा MgCl2 80% एसिड हुआ है, तो अगर 80% एसिड हुआ है ना तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 80 का मतलब 0.8 आएगा और आंसर हो जाएगा 1 प्लस में 1.6 दैट इज 2.6। I की वैल्यू आ जाएगी 2.6। मैं इसको आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं। मान लीजिए आपने लिए थे 100 MgCl2, 100 MgCl2, पहले देखिएगा 100 लोगे ना तो 100% टूटने का मतलब 100 के 100 टूटेंगे, और 100 टूटेंगे ना इस केस में 100 के 100 टूटेंगे तो 100 MgCl2 बदल के हो जाएंगे 300 पार्टिकल में बदल जाएंगे, इसलिए I की वैल्यू 3 आ रही है। इधर समझिएगा 80% डेसिशन का मीनिंग है 80 ही टूटे, अगर 80 टूटे तो 80 तो Mg2 प्लस निकलेंगे, ध्यान से देखना 80 तो Mg2 प्लस निकलेंगे। दूसरी बात, एक पार्टिकल से निकलता है एक Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, तो 80 टूटे हैं तो 80 तो Mg2 प्लस आएंगे, लेकिन दुगने Cl माइनस आएंगे, तो 160 तो आएंगे Cl माइनस। अब टूटे 80 है तो बाकी के तो ऐसे ही रहेंगे भाई। अब टोटल पार्टिकल्स काउंट करो भाई कितने, 80 Mg2 प्लस, क्योंकि 80% टूटे हैं तो दुगने आएंगे Cl माइनस, तो 80 और 160 240 एंड 240 20 हो जाएगा 260, तो 100 पार्टिकल बदल के हो गए 260। I की वैल्यू सीधा आ गई 2.6। आप ये भी तरीका लगा सकते हैं, आप इससे बहुत स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आपको पूरा बेंट का फैक्टर क्लियर हो जाएगा। अगर पूरा ही टूटता तो 100 के हो जाते, 100 पार्टिकल के हो जाते, जैसे मैंने बात करी ना कि 100 MgCl2 अगर पूरे के पूरे टूट गए हैं तो वो बनाएंगे 100 Mg2 प्लस एंड 200 Cl माइनस, टोटल पार्टिकल 300 हो गए, 100 का हो गया 300, तो I की वैल्यू होगी 3। बहुत सिंपल है भाई। तो जितने भी डेसोसिएशन वाले केसेस हैं ना वो इसी तरीके से काम करेंगे जो मैंने आपको सिखाया। अगर आपको ये तरीका समझ में आ जाता है ना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ध्यान रखना, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। तरीके और भी हैं लेकिन वो सारे तरीके इससे मुश्किल मिलेंगे, ये बेस्ट तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो आपको 100% एसिड हो रहा है, 90% एसिड हो रहा है, 50% एसिड हो रहा है, 100 टूट रहा है, 90 टूट रहा है, कोई भी सॉल्यूट, उसके लिए आपको ऐसे ही काम करना है। कोई भी सॉल्यूट हो, कोई भी सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए AlCl3 है तो वो बन जाएगा Al3 प्लस और 3 Cl माइनस, ये C ये 0 ये 0, ये बन जाएगा C माइनस x, ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा C माइनस C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा, ये बन जाएगा 3C अल्फा। तो I बराबर हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे, C अल्फा कट जाएगा, ये बन जाएगा C प्लस में 3C अल्फा डिवाइड बाय में C आ जाएगा, आपके I की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 3 अल्फा, 1 प्लस में 3 अल्फा, 1 प्लस 3 अल्फा। अब अल्फा जितना बोलेगा ना, अल्फा बोलेगा 100% एसिड हुआ है, अगर 100% एसिड हुआ तो 100 होंगे तो 400 हो जाएंगे। अगर 100% 100 के 400 होने का मतलब I की वैल्यू 4 बढ़ के आए भाई। अगर कंप्लीट डेसिशन तो यहाँ अल्फा को क्या लूंगा, फॉर्मूला समझ में आ गया भाई, अल्फा की वैल्यू को लूंगा 1 100% पे तो अपने आप 4 आ जाएगा, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू कुछ और हुई तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा भाई। तो ये सारी कहानी है, ये सारा सिनेरियो है जो आपको समझ में आना चाहिए भाई, कि ये इतनी परसेंट टूटा, अगर ये 80% टूटा तो 80% के लिए मैं इस अल्फा की वैल्यू को ले लूंगा, इस अल्फा की वैल्यू को ले लूंगा मैं कितना 80% के लिए 0.8 और वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2.4, आंसर 3.4। और बहुत लॉजिकल से 3.4 इसलिए हुआ होगा तो देख लीजिए वो 100 पार्टिकल के 340 हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, 80% टूटने का मतलब देख लीजिए कि अगर 100 AlCl3 है और ये 80% टूटे हैं तो 80 तो Al3 प्लस आ जाएंगे, 3 गुना Cl माइनस निकलने से 240 Cl माइनस आएंगे और बाकी के 20 तो AlCl3 रहेंगे। 240 और 80 हो गया 320, 320 और 20 हो गया 340, तो 100 पार्टिकल का हो गया 340, I की वैल्यू 3.4। जिस मर्जी कंसेप्ट में लगा लेना, सारे कंसेप्ट में ये फॉर्मूला फेल नहीं होने वाला जो अब आपको सिखाया गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अगर काम करना पड़ा ना तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, I और अल्फा कैसे काम करना है। अब चाहे कंप्लीट डेसिशन हो तो भी अप्लाई होता है ये, अगर इनकम्प्लीट डेसिशन है कितने ही परसेंट बताएगा तो भी अप्लाई होता है, लेकिन हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग बनेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग, इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग और इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग। तो एक बार आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ इसका मैंने आपको बोला था कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन सकता है, एक ट्रिक जो हम बोलेंगे कि जो अप्लाई हो जाएगी इन सभी के सभी केसेस के अंदर। तो वो ट्रिक ये है कि आप I के फॉर्मूले को याद कर लीजिए कुछ इस प्रकार से
आप यूं बोलिए कि I बराबर में हो जाएगा किसी भी केस का, इन केस ऑफ डेसोसिएशन, इन केस सोल्यूट डेसोसिएट, न्यूमेरिकल्स में आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि सोल्यूट डेसोसिएट हो रहा है तो I बराबर होगा 1 प्लस में, अगर आप देखें तो 1 प्लस अल्फा है, ये वाला हमारा जो था MgCl2 वाला वो था 1 प्लस 2 अल्फा, ये वाला था 1 प्लस 3 अल्फा, और इनसे सारे केस निकल जाएंगे। अगर बच्चे ने याद कर लेना कि NaCl का I होता है 1 प्लस अल्फा, MgCl2 का I होता है 1 प्लस 2 अल्फा, AlCl3 का तो 1 प्लस 3 अल्फा। आपको बोलेगा 100% डेसिड हुआ तो अल्फा ले लूंगा 1, अगर बोलेगा 80% डेसिड हो तो अल्फा ले लूंगा 0.8, उसके अकॉर्डिंग सब केसेस में आंसर आ जाएंगे भाई, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस I और अल्फा का रिलेशन पता लगना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए जरा रिलेशन ये होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस में 1 अल्फा, I इज इक्वल टू 1 प्लस में n माइनस 1 अल्फा। क्या होता है ये? तो अल्फा आपको पता है डिग्री ऑफ डेसिएशन है, बस n आपको पता लगना चाहिए यहां पर n क्या है। तो n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कितने पार्टिकल्स हैं? जैसे कि NaCl में 2 हैं, MgCl2 में 3 है और AlCl3 में 4 है। जैसे कि बात करेंगे फॉर NaCl I की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 1 प्लस में 2 पार्टिकल है, 2 माइनस 1 अल्फा आ जाएगा। फॉर MgCl2 तो MgCl2 के लिए I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 3 रखोगे पार्टिकल को तो 2 अल्फा आ जाएगा। और इसी प्रकार फॉर AlCl3 अगर करोगे तो इसमें 4 पार्टिकल है, I बराबर 1 प्लस में 3 अल्फा आ जाएगा। उसके बाद तो जितने परसेंट एसोसिएशन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, एज अ ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्रिक हो जाती है जो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आना जरूरी है, ये तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। एक चीज मैं और बता दूं जो कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज करी जा सकती है, वो क्या है ना कि आप सबने ना डेसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में। डेसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka, और Ka होता था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बस थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला याद रखना है कि वो होता है Na प्लस की कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी NaCl। तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर इनके देखेंगे Cl फाइन टू C अल्फा हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा C माइनस C अल्फा। तो डेसोसिएशन कितना होना है कैसे पता लगता है? कितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय कितना हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। इसको बोलते हैं डेसोसिएशन कांस्टेंट, डेसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बना ना, तो C कॉमन लेके कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Ka का C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये बन जाता है Ka का फॉर्मूला, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी अपना इस्तेमाल है क्वेश्चंस के अंदर। तो Ka बराबर में हो गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो चीज मैंने लिख पाई है ये डेसोसिएशन के लिए ट्रिक हो गई है और ये Ka का फॉर्मूला हो गया। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट में चीजें रहती है बहुत सारी, बच्चों को लगता है कि सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो जब इसकी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आपको अभी टॉपिक समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन सारी न्यूमेरिकल्स में दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको एसोसिएशन का केस कराता हूं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएशन की। तो एसोसिएशन का हमने सीख लिया है वैसे भाई कि एसोसिएशन जब होता है तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। देयर इज नॉट कंप्लीट एसोसिएशन, अगर 100% एसोसिएशन हो तो क्या होगा वो भी समझा दूंगा, अगर सिर्फ 70% एसोसिएशन होगा तो क्या होगा वो समझा दूंगा। अगर समझना है, जैसे कि मान लीजिए सॉल्यूट का एसोसिएशन हुआ, जिस सब में आई की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, उन समय 1 से छोटी आती है। मान लीजिए डायमर की बात करते हैं, फॉर डायमर, प्राइमर का अपने आप समझ में आ जाएगा, डायमर को सीख लेते हैं बस। तो डायमर में क्या होता है ना कि 2A मिलके एक ही A बना लेते हैं, A2 बना लेते हैं। जैसे कि C6H5COOH थे 2, वो दोनों ने मिलके एक ही केस बना लिया, डायमर फॉर्म कर दिया भाई। तो 2A गिव राइज टू A2, ऐसे कुछ हो जाता है। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बस इसको इतना सा लिख लीजिए कि A बराबर में हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ A2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है भाई। ओके, अब जरा बात को ध्यान समझिएगा। अच्छा, एक कोई मॉलिक्यूल है जो 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बन गया तो बोलते हैं डायमर बन गया। कंप्लीट में आपको पता है हाफ हो जाएगा, अभी कंप्लीट क्या बताऊंगा वैसे ही बताऊंगा। तो मान लीजिए C है, अगर इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली C है, या आप एक काम करिए ना, इसको A नहीं लेके चलना तो वैसे ही लेके चल लीजिए, आपने सीखा उसी को लेके है। तो 2 C6H5 COOH अगर बन जाते हैं अंदर जाके C6H5 COOH ट्वाइस, तो ऐसे सही है। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं C6H5 COOH, ये अंदर जाके बन गए 1/2 टाइम्स ऑफ C6H5 COOH का ट्वाइस। बिल्कुल सही चीज है मैथमेटिकली। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी 0 थी। जब ये X टूटेंगे, अब ध्यान से समझना है, तो वो X/2 ही बनेंगे। अगर इसके X कम हो गए ना तो वो X/2 ही बनेंगे, उनकी संख्या X/2 ही बनेगी। मोल्स के हिसाब से बनती है ना। अगर आपने देखा था कि MgCl2 टूट के बनता है Mg2 प्लस
और 2Cl माइनस। तो अगर ये x टूटते हैं, अगर ये x टूटते हैं तो ये x बनते हैं और वो 2x बनते हैं। उस तरीके से ये x टूटते हैं तो सिर्फ x/2 बनते हैं। इसलिए अगर ये 50, अगर ये 60 गए हैं ना, अगर 60 कम हो गए तो वो 30 ही बन पाएंगे, क्योंकि वो जो ये जो चीज है ना, ये 2 के जोड़े से बन रही है। तो वहां से अगर 60 निकले ना तो इसकी फॉर्मेशन से 30 की हुई, इसलिए बोल रहे हैं कि हाफ हो जाएगा। तो अगर ये x टूटे तो ये x/2 ही बनेंगे, सिर्फ x/2 बनेंगे, आधे बनेंगे, बिकॉज आपको पता है इसके 60 पार्टिकल टूटने पे इसके 60 पार्टिकल जुड़ेंगे तो उधर से 30 की फॉर्मेशन होगी। यहां से x कम हुए, वहां पर लेकिन सिर्फ x/2 ही बनेंगे। ओके, x तो आपको पता है क्या लिखना है, C∝/2, सॉरी C∝, एंड यहां पर भी लेंगे C∝/2। अब जरा बताइए I क्या बनेगा। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम, बस ये चीज सेट करनी आनी चाहिए। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम बनेगा कि बाद में कितना हुआ, बाद में कितने मोल्स बन रहे हैं, बाद में कितने पार्टिकल बन रहे हैं, फॉर्मूला मैंने मिटा दिया वैसे। बाद में कितने पार्टिकल बन रहे हैं रिएक्शन में, तो कितने बने, C माइनस C∝ प्लस C∝/2 डिवाइड बाय में इनिशियल कितने थे, तो इनिशियल से C+0 यानी C। ऊपर क्या बन गया, अगर आप कैलकुलेट करें C कॉमन लेके कट जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस α/2, और इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो बनेगा 1 माइनस में α/2। इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसका I का फॉर्मूला क्या आ गया, देख रहे हैं, मैं सबका I का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। NaCl का निकाला, MgCl2 का निकाला, AlCl3 का निकाला, इस डायमर का निकाला। और ये फॉर्मूला जिस दिन आपको बनाना आ गया ना I और अल्फा के बीच का, समझिए सारे क्वेश्चन आ गए आपको इसके। तो I और अल्फा का रिलेशन बन गया। अब देखिए, when 100% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, when 100% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर मान लेते हैं 100% एसोसिएशन हो रहा है, अगर 100% एसोसिएशन हुआ तो अल्फा की वैल्यू हो गई 100%, यानी अल्फा की वैल्यू होगी 1, और अल्फा को अगर 1 डालूंगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 1/2, यानी आ जाएगा 1/2। बोलिए यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर हमारे डाइवर बनते हैं तो आई की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्योंकि सिंपल सा बात है भाई, 100% एसोसिएशन का मतलब होता है कि अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स गए थे ना, तो अंदर 100 जाके हो गए 50। जब 100 के 200 होते हैं तो आई की वैल्यू 2 हो जाती है, 100 के 100 रहते हैं तो आई की वैल्यू 1 रहती है, 100 की 50 होगी तो आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। मतलब दिस डिवाइड बाय दिस करके कर रही हो, तो आई हो गया आधा। लेकिन मान लीजिए व्हेन 70% या मान लीजिए 80% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, ओनली 80% एसोसिएशन टेक्स प्लेस, जरा समझिएगा बात को। 80% एसोसिएशन टेक्स प्लेस होगा तो आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस में, इस अल्फा की वैल्यू ले लूंगा मैं 0.8/2। 80% का मतलब यही होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.4, आंसर आ जाएगा हमारा 0.6। 0.6 का मतलब आप जानते भी हैं, दैट इज, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3/5। तो अभी इसका मीनिंग समझते हैं कि 0.6 का मीनिंग क्या है। दिस इज एक्चुअली 0.5, दिस इज एक्चुअली 0.5, दिस इज एक्चुअली 0.6। तो कैसे हुआ 80% एसोसिएशन में, 80% एसोसिएशन में हुआ होगा कि 100 मॉलिक्यूल जो एक ही गए होंगे ना, इसको ये लेते हैं, 100 मॉलिक्यूल जो एक ही गए होंगे ना, वो सिर्फ 80% ही उसमें से एसोसिएट हो पाए, सारे नहीं हुए एसोसिएट। देखिए 100 के 100 अगर एसोसिएट होते हैं, वो कंप्लीट वाला केस है कि अगर 100 के 100 ए एसोसिएट होते हैं, 100% एसोसिएशन हुआ, तो 100 के 100 ए एसोसिएट होकर बन जाएंगे 50A2, 50A2 मतलब 100 पार्टिकल बन गए 50, आई हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर 80% एसोसिएशन हुआ है ना, तो 100 में से ना 80 ही एसोसिएट हुए, बाकी के भी एसोसिएट लेंगे, बट 20A तो ऐसे लेंगे भाई, 20A तो ऐसे लेंगे। 80% का एसोसिएशन हो गया, और जिन 80% का एसोसिएशन हुआ ना, सोच के देखिए वो 80% एसोसिएट बन गए होंगे 40A2, क्योंकि जो एसोसिएट होंगे वो तो आधे हो जाएंगे ना। तो 80% का एसोसिएशन हुआ तो 80 बन गए 40, 80 पार्टिकल्स तो कंबाइन हो गए 40 में रह गए बस, क्योंकि 2 पार्टिकल मिलकर एक बनाता है। तो 80 का एसोसिएशन हो तो 40A2 बन गए और 20 ये, तो टोटल 100 पार्टिकल अब बन गए 60, 100 पार्टिकल अब बन गए 60, तो 60 बाय 100 करके आएगा 0.6। ये है आई का यूज। तो आई का ना अपना ना फॉर्मूला बनता है हर एक केस के लिए, चाहे वो डायमर हो चाहे वो ट्राइमर हो। अगर मैं ट्राइमर की बात करूंगा, फॉर ट्राइमर, अगर ट्राइमर का कोई केस आता है तो 3A मिलके एक केस बना लेगा A3, और A को मैं लिख सकता हूं 1/3 टाइम्स ऑफ A3। बहुत सिंपल, C0 ये C माइनस एक्स हो जाएगा, ये x/3 फॉर्मेशन करेगा, ये C माइनस C∝ होगा, ये C∝/3 होगा, और आई बराबर में आ जाएगा 1 माइनस C∝ प्लस C∝/3 डिवाइड बाय C कॉमन लेंगे कट जाएगा, पूरी वैल्यू बनेगी 1 माइनस में अल्फा प्लस में α/3। अगर इन अल्फा अल्फा वाली चीजों को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2α/3, ये केस। अब आई बोलेगा कि भाई 100% एसोसिएट हुआ है, अगर बोलेगा 100% एसोसिएशन ऑफ ट्राइमर टेक्स प्लेस, कि भाई ट्राइमर 100% एसोसिएट हुए, ट्राइमर टेक्स प्लेस, अगर 100% टूट गए, जुड़ गए हैं, सारे के सारे जुड़ गए हैं, तो अल्फा आ जाएगा 1, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 1/3, दैट इज 1/3, मतलब कि पार्टिकल्स 1/3 हो जाएंगे और एलिवेशन भी 1/3 हो जाएगा। ये कमाल है भाई इस चीज का। तो आपको ना समझ में आना चाहिए डायमीटर में। अब मैं बोलूंगा भाई इसकी भी एक ट्रिक होगी, तो इसकी ट्रिक क्या है ना, वो लिख लीजिए।
इसकी ट्रिक ये है, i इज इक्वल टू 1 प्लस में 1 बाय m माइनस 1 अल्फा। कैसे? यहां पर m कैसे एन लिख लीजिए इसको भी चाहे, एन यहां पर फिर से वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट या न्यू पार्टिकल। कितने पार्टिकल एसोसिएट होकर बना रहे हैं? जैसे डायमंड में 2 पार्टिकल मिलते हैं, तो डायमंड में जो 2 मिलेंगे फॉर डायमंड में अगर 2 मिलते हैं तो 1 प्लस में 1 बाई 2 माइनस 1 अल्फा, अगर 1 बाई 2 माइनस 1 होता है माइनस हाफ, तो 1 माइनस में हाफ अल्फा। बोलिए क्या पढ़ा था हमने यही तो पढ़ा है, 1 माइनस में हाफ अल्फा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि भाई 100% जुड़ गए थे सारे के सारे तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसे 80% जुड़े थे तो अल्फा की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। ऐसे ट्राइमर की बात करेंगे तो ट्राइमर के केस में आ जाएगा i बराबर 1 प्लस में 3 पार्टिकल जुड़ते हैं माइनस 1 अल्फा, दिस विल बी 1 माइनस में 2 अल्फा बाई 3, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। तो जो आपको ट्रिक में बताया गया है ना, ये भी वैलिड है, हर जगह पे ये काम करेगी ट्रिक, कहीं फेल नहीं होगी, ये फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर्ली काम करेगा। तो पूरा वेंट ऑफ फैक्टर ना मैं 2 मिनट की समरी देके समझाता हूँ कि पूरा वेंट ऑफ फैक्टर चीज क्या है। तो पूरा वेंट ऑफ फैक्टर ये है कि सॉल्यूट हमारे अलग अलग तरह के हैं, अंदर जैसी सॉल्यूशन में जाते हैं अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो जैसे गए वैसे ही रहेंगे, टूटेंगे नहीं, उनका आई लेना है 1, उनमें एलिवेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जो पार्टिकल अंदर जाके टूट के दुगने हो जाते हैं, उनका आई 2 हो गया, 3 हो जाते हैं, आई 3 हो गया, 4 गुना हो जाते हैं, आई 4 हो गया। उस तरीके से बात करेंगे। अगर कंप्लीट डेसिएशन है तो भाई डेसोसिएशन है तो i1 से बड़ा आएगा, एसोसिएशन है तो i1 से छोटा हो जाएगा, मतलब एलिवेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अब डेसोसिएशन भी ना कंप्लीट भी हो सकता है और कुछ हद तक भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला बनाना सीखा कि कैसे काम करते हैं। और फिर हमने एसोसिएशन के लिए सीखा कि भाई एसोसिएशन कंप्लीट भी हो सकता है और कुछ हद तक भी हो सकता है, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बनाना सीखा, एज वेल एज ट्रिक भी सीखी। तो आपके पास में बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिया, आपका मेन मकसद होगा बस न्यूमेरिकल को करना, और जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारा टॉपिक था वेंट ऑफ फैक्टर का, ये अच्छे समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, एंड देन मैं इसके 2 न्यूमेरिकल कराया था आज की क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए बोर्ड पे ने 3 क्वेश्चंस है और मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन करने के बाद ना इस कंसेप्ट पे ना आपकी पकड़ बन जाएगी। बाकी तो हम इस चैप्टर के पूरा होने के बाद ना एक क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स की डालने वाला हूँ, जिसमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे। लेकिन फिर भी हमने साथ के साथ एक दो टॉपिक, एक दो न्यूमेरिकल्स हमें कर लेंगे। आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सारे के सारे और बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। मैं इन न्यूमेरिकल्स का हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आपको ही घर से करने, बिकॉज मैं इस चैप्टर के एंड में इनकी क्लासेस देने वाला हूँ फिर से न्यूमेरिकल्स की। तो एक बार इसका हिंट लीजिए, समझ में आ जाएगी उसके बाद। समझिए जरा क्या चीज है। 15.5 ग्राम ऑफ CH3FCOOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो केस कुछ ऐसा है कि हमारे 500 ग्राम पानी के अंदर, ये हमारे पास 500 ग्राम वाटर है, उसके अंदर 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड को हमने डाला, ठीक है। तो सॉल्यूट डाल दिया भाई, सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में आएगा तो कुछ ना कुछ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो बोलते डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में 1 डिग्री सेल्सियस का, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है 1 डिग्री सेल्सियस का। बताया गया कि जो चेंज होता है ना, वो चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में सेम नहीं होता है, तो आपको इसको केल्विन वगैरह में चेंज नहीं करना, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, आई कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डेसिएशन कांस्टेंट, के कैलकुलेट करना है। और केएफ आपको दिया गया है, देखिए केएफ आपको दिया गया 1.86। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना सिर्फ 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो वो फॉर्मूला जो आप इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, लाइक हमारा जो फॉर्मूला अभी लगेगा वो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट वाला लगेगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाला लगेगा भाई। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ में एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना इसका, जितने भी क्वेश्चन है ना उसी बेसिक कांसेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो 3 बातें बताऊंगा, डेल्टा टीएफ वाला फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा आपने पढ़ा, NaCl के लिए आई और अल्फा का रिलेशन है 1 प्लस अल्फा, MgCl2 के लिए 1 प्लस 2 अल्फा, AlCl3 के लिए 1 प्लस 3 अल्फा। डायमर बनाते वक्त आपका है 1 माइनस में अल्फा बाई 2, सबके लिए अलग है भाई। तो आई और अल्फा का रिलेशन पता होना चाहिए भाई, जो भी हमारे पास सॉल्यूट उस समय है। तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए के का फॉर्मूला, जो कि डेसिएशन के केस में हमने अभी पढ़ा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो कि डेसिएशन के केस में यही लगेगा। और तो ये चेंज हो सकता है अगर कोई और केस आता है, लेकिन अभी तक आपके में यही केस लगेगा के बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये 3 बातें, जैसे कि क्वेश्चन हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि जो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बनेगा, जो लगेगा वो लगेगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। तो मैं उसी फॉर्मूले को लगाता हूं, डेल्टा टीएफ बराबर में आई के एफ एम, और मेरे को पता है कि मैं इस एम को क्या लिख सकता हूं, मोलैलिटी है तो मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना, ये केजी में आएगा।
ये हो गया डेल्टा टीएफ। अब जरा बात को समझिएगा भाई यहां से, इसके अंदर आपको क्या क्या गिवन है, तो डेल्टा टीएफ आपको गिवन है, ये रहा केएफ आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे भाई, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर फ्लोरीन का 19 होगा, कार्बन का 12, ऐसे करके जोड़ के मोलर मास निकाल लेंगे, 11th क्लास में सीखे। मास ऑफ सॉल्यूट भी आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा, वो है 500 ग्राम, उसको केजी में ले लेंगे 0.5 केजी। इस अकॉर्डिंग आपका सिर्फ आई बचता है और आई आपका आ जाएगा भाई, तो ये वाली चीज तो होगी कैलकुलेट भाई। अब सिर्फ बचा के, और आपको पता है कि जो के का फॉर्मूला है ना उसमें होना चाहिए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो के का मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूँ कि के बराबर में होने वाला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सबसे पहले समझते सी क्या है, तो सी यहां पर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप कहां लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये हमारा सॉल्यूट है, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि ये अगर सॉल्यूट है, देखिए एसिड है, एसिटिक एसिड है, जैसे कि C-OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड को हमेशा H+ रिलीज करते हैं, तो ये अपना H+ रिलीज करेगा, बस इतना सा काम होगा। तो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C होती है, ये 0 होता है, तो ये C कंसंट्रेशन है, कहां से आएगी वो मैं बताता हूँ। मुझे बात यही है M क्या है, मोलैरिटी, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग याद है तो वहां पर बताया गया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ना कई तरीकों से दिखाया जाता है, मोलैरिटी से, मोल फ्रैक्शन से। सो दिस इज मोलैरिटी विच इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो M जो है ना, जो आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया था, ये पूरा पोर्शन जो आपने कैलकुलेट किया ना, केएफ को छोड़ के, इस केएफ को हटा के, ये जो कैलकुलेट किया ना, केएफ को हटा देता हूं, इस केएफ को छोड़ के ये जो कैलकुलेट किया, मास पर मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैरिटी। इट इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो सी बहुत सिंपल है, सी यहीं से कैलकुलेट करते हैं, जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो इसकी टोटल पे वैल्यू पे याद रखना, ये वैल्यू क्या आ रही है, वही आपका सी होता है। तो सी तो मिल गया, अब अल्फा कहां से मिलेगा, तो मैंने कहा ना कि अल्फा मिलेगा आई और अल्फा के रिलेशन से, क्योंकि आई तो आ चुका है, अब वो कैसे मिलेगा, तो जरा देखिएगा, आपको पता है सी वो 0 टूटता कैसे, सी माइनस एक्स, ये एक्स, ये हो जाएगा सी माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, और पता है आई बराबर हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे वो जो पहले था, तो सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा अपॉन सी, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आई की वैल्यू यहां से आ रही है 1 प्लस अल्फा। ध्यान से देख लीजिए, आई की वैल्यू आ रही है 1 प्लस अल्फा। मैंने कहा ना फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये भी NaCl के अंदर 2 ही पार्टिकल देता है, तो वो जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, आई बराबर में 1 प्लस में n माइनस 1 अल्फा, 2 पार्टिकल देगा तो n की वैल्यू 2 रख के 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। तो आई है 1 प्लस अल्फा, पता है हमें, तो आई है 1 प्लस अल्फा, आई की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अगर आपको आई पता है, अगर आपने आई निकाल लिया है ऊपर वाली इक्वेशन से, तो अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ गया तो उसको यहां और यहां पुट करेंगे, के आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशंस है ना, इन्हीं में से कुछ देता रहेगा और आपसे अगली चीजें पूछता रहेगा। बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होते हैं, आपको बस ये क्वेश्चन सब सॉल्व करने, घर पे अटेम्प्ट करने। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ब्रेक एक्सरसाइज का ढूंढ लेना, आंसर जरूर मैच करना भाई, ठीक है ना। पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं क्लास के अंदर, ये नोट कर लेने ठीक है। फॉर्मूला जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, डिप्रेशन कैलकुलेट करने का मतलब डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस, इसका 10 ग्राम, मतलब कि जो इस बार सॉल्यूट है वो 10 ग्राम मिलाया जा रहा है CH3 CH2 CHCl COOH 250 ग्राम पानी के अंदर। तो मोलैरिटी तो पता लगी सीधी भाई, और के दिया गया, केएफ दिया गया, फिर से देखिए वही सारी चीजें घूम फिर के। तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए मुझे चाहिए IKFM। मुझे नहीं बताया कि ये कंप्लीटली डेसोसिएट हो रहा है कितना, क्योंकि यहाँ पर डेसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है, तो इस डेसोसिएशन कांस्टेंट से पता लगेगा वो कितना % डेसोसिएट हो रहा है। तो बात ये कि डेल्टा टीएफ को निकालना है, तो केएफ चाहिए, केएफ हमारे पास है। एम चाहिए मोलैरिटी का सारा मटेरियल हमारे पास है, मास है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास निकाल लूंगा मैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो सारी चीजें हमारे पास है। लेकिन ठीक है, एम भी निकल जाएगा बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन आई होना चाहिए कि डेल्टा टीएफ को निकालना है। और आई कैसे निकलेगा, तो बात को ना बहुत ध्यान से, मैंने के आपको दिया गया है, जो ये सॉल्यूट का केस आपके सामने है ना, अगर मैं उसको देखूं CH3 CH2 CHCOOH, तो फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सोल्ट टूटेगा किस तरीके से, ये कुछ ऐसे टूटेगा O-H+, कुछ इस तरीके से टूटेगा। और जब ये ऐसे आयनाइज होगा तो फिर से वही कहानी C00। देखिए ये लगेगा कि आपको ना बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना तो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। तो आई बराबर इसको जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे,
फिर से 1 प्लस अल्फा ही आएगा, आई आ गया 1 प्लस अल्फा। अब जरा देखिएगा कि यहां से ये चीज काम कैसे आने वाली है, आई आ गया 1 प्लस अल्फा। आप कहेंगे सर ना तो हमारे पास आई है ना हमारे पास अल्फा है, लेकिन आपके पास के है ना, तो के की वैल्यू क्या है बताइए जरा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यू हैव के ए, आपके पास के ए है, यू हैव द वैल्यू ऑफ सी, सी कैसे है, तो जो मोलैरिटी की वैल्यू आएगी ना वही सी होगा। मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मास है हमारे पास सोल्यूट का, मोलर मास है, और 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सी हमारे पास है, तो अल्फा निकल जाएगा इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में बस ध्यान रखना, 11th क्लास में मैंने बात बताई थी कि इस इक्वेशन में जब हमें अल्फा और सी पता होते ना, अल्फा और सी पता होते तो के निकाल लेते डायरेक्ट, लेकिन जब हमें अल्फा निकालना होता है ना, अगर अल्फा को निकालना होता है ना, तो अगर निकालूंगा ना मैं, इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक टाइप की। तो जब कभी भी अल्फा निकालना हो ना, तो इस अल्फा को ना नीचे वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना। इस सबका सब काम जो होता है ना वीक एसिड्स के लिए होता है, और वीक एसिड्स कहे जाते हैं वो जो बहुत ही कम डेसोसिएट होते हैं, जिनका अल्फा होता है 5%, 7%। तो अगर अल्फा ही 5 से 7% है तो वैल्यू आएगी 0.07। तो अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब भी अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। सो हम मान लेते हैं अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। ऐसा हमेशा मान लेना जब कभी आपको अल्फा कैलकुलेट करना हो, तो के बराबर बचेगा सी अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा तो 1 ही हो जाएगा। तो के पता है, सी पता है, अल्फा निकलेगा। यहां से आ गया अल्फा, जब यहां से अल्फा आ गया तो अल्फा को पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, और जब आई आ जाएगा तो आई को यहाँ पर पुट करेंगे। बाकी तो सारी चीज बताइए हमें, क्योंकि एम होता है मास ऑफ मास अपॉन मोलर मास इनटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो ये भी पता है, ये भी पता है, मोलर मास ये पता है, के पता है था। आई कैसे निकाला समझ लीजिए, आई कैसे निकाला, तो मैं कहूंगा आई निकलेगा अल्फा से, आई निकलेगा अल्फा से। और अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकलेगा के से, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के पता है, सी पता है, कुछ तो इसी से कैलकुलेट कर लेंगे, कर लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सारे काम वीक एसिड्स के लिए होते हैं। वीक कहने का मतलब जो डेसोसिएट कम होता है, जो डेसोसिएट कम होता है उसका अल्फा बहुत छोटा होता है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1 होता है। वहां से मैंने बताया आपको जिनका 7% 5% डेसोसिएशन है उनका अल्फा बहुत कम होगा, 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1। सो ऐसा लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अल्फा कैलकुलेट होगा, अल्फा से आई कैलकुलेट होगा, और आई को यहाँ पुट करेंगे तो डेल्टा टी भी कैलकुलेट होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये 3 का स्टैंडर्ड है। अगर 3 का स्टैंडर्ड समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट केस पे आते हैं। लास्ट केस देखिए क्या है, तो लास्ट केस है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COOH, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डाला जा रहा है 25 ग्राम बेंजीन के अंदर, 25 ग्राम बेंजीन के अंदर। शोज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस। तो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का, 1.62 केल्विन का। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द सॉल्यूशन, डबल मॉलिक्यूल, मतलब कि अंदर जाके वो डाइमर बना रहा है, ये है 4.9। अगर अंदर जाके वो डायमंड बना रहा है तो बताइए कितना परसेंट एसोसिएट हुआ। जैसे बोलते हैं ना 100% एसोसिएट हो गया तो आई की वैल्यू हाफ हो जाती है। अगर हमारा मैंने बताया था आपको 80% एसोसिएट हो तो आई की वैल्यू 0.6 हो जाती है। तो बोल रहा है कि भाई 100% एसोसिएट नहीं हुआ, मान लीजिए कितना परसेंट एसोसिएट हुआ, हमें बता दिया गया कि भाई इतने का डिप्रेशन आ गया, तो बताइए कितना परसेंट एसोसिएट हुआ होगा। बताइए परसेंट एसोसिएट हुआ तो मुझे अल्फा निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अल्फा। के वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो अल्फा निकालने के लिए मैंने कहा इक्वेशन तो वही काम करेगी, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू में आई के एफ एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। ध्यान से देखना बात को, मुझे डेल्टा टीएफ पता है, मुझे के एफ पता है, मुझे एम पता है। एम मोलैरिटी होगा मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी मुझे पता है। तो जब ये सारी चीजें पता है तो यहाँ से आई आ जाएगा, आई आ गया, मुझे निकालना लेकिन अल्फा है, तो अल्फा कैसे निकलेगा, क्योंकि केस डायमर का है, तो डायमर के केस में आपको पता है कि ये जो C6H5COOH है, ये दो मिलके एक C6H5COOH की फॉर्मेशन करेंगे, मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दो है ना, इसी चीज को मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकता हूँ C6H5COOH हाफ टाइम्स ऑफ, मैंने आपको बनाना सिखाया है कि कैसे बनाना है इस चीज को। ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये C हुआ, ये 0 हुआ, ये C माइनस एक्स हुआ, ये x/2 हुआ, ये C माइनस C अल्फा हुआ, ये C अल्फा/2 हुआ। आई बराबर में ये जोड़ेंगे, डिवाइड बाय ये करेंगे, आ जाएगा 1 माइनस में अल्फा/2। सिखा चुका हूं मैं डाइमर के लिए, हर बार यही आने वाला है। तो आई की वैल्यू आपको पता लग चुकी है, और जब आपका आई बराबर में 1 माइनस में अल्फा/2 है, आई आपको पता है, तो यहां से अल्फा भी आ जाएगा। मान लीजिए आपका अल्फा आया 0.78, इसका मतलब 78% एसोसिएशन हुआ है। 0.80 तो 80% एसोसिएशन हुआ है, तो यहां से निकल जाएगा, आई से अल्फा निकलेगा। फिर देखिए घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं। और जब डायमर बोला ना, तो आप चाहते तो ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे वाला, कि डायमर बोला है सर हम क्यों ना ये वाला फॉर्मूला लगा दे, 1 प्लस में 1 बाय m माइनस में 1 अल्फा,
और डायमर के लिए n की वैल्यू 2 लेके आई यहां से निकाल लेंगे, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बहुत मेथड्स हैं जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया ना ये सबसे बेस्ट वन रहेगा, सबसे इजी रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से डायरेक्ट आप कैसे करते हैं कि आपको पता है मुझे आई तो निकालना नहीं, इसमें तो अल्फा निकालना है, सो वी ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ आई हेयर, कि मैं आई को पुट कर सकता हूँ, जो डायमर बनता है ना तो आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस में अल्फा बाई 2। तो मैंने आई को सीधा यहाँ रख दिया, ये है KF और वो है M। M के मुझे सारे फीचर्स पता है भाई कि मास क्या है, मोलर मास क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, M निकल जाएगा, KF निकल जाएगा, डेल्टा TF निकल जाएगा, ये सारी पता ही है वैल्यूज, अल्फा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। या तो आई निकाल के अल्फा कैलकुलेट करो या डायरेक्ट अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये रिलेशन आई और अल्फा का देखो इसमें भी काम आया, ये रिलेशन आई अल्फा का इसमें भी काम आया, ये रिलेशन आई अल्फा का इसमें भी काम आया। तो आई और अल्फा का रिलेशन ना मस्ट हो जाता है, सबसे जरूरी यही चीज होती है। अगर आपको आई और अल्फा का रिलेशन बनाना है ना तो इस फॉर्मूले से आई और अल्फा को लिंक कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से अल्फा निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले से आई निकल सकता है। और जब इसी फॉर्मूले से अल्फा निकल जाएगा ना तो के तो भाई चुटकियों खेल है, समझिए बात को। सारी की सारी जो नींव है ना वो डिपेंड करती है कि आई और अल्फा का रिलेशन आप निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। अगर आप आई और अल्फा का रिलेशन निकाल पाते हैं ना तो देखो आई तो यहाँ से निकल ही जाता है, अब एज वेल एज अल्फा भी निकलने लग जाएगा यहाँ से। अगर आई और अल्फा का रिलेशन बताएगा तो आई निकाल के अल्फा निकाल लेना, ये सीधा आई वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देना अल्फा की टर्म्स में, अल्फा निकल जाएगा। और जब अल्फा आ गया आपके पास तो के तो निकल ही गया, बिकॉज के में तो क्या चाहिए होता है, अल्फा चाहिए होता है, सी चाहिए होता है, सी मोलैरिटी होती है। तो आप तीनों क्वेश्चंस कर लो, चाहे इसके 10 क्वेश्चंस कर लो, कितने भी क्वेश्चंस कर लो, अगर आपको वो 3 फॉर्मूले समझ में आ गए ना कि डेल्टा TF वाला फॉर्मूला क्या है, उसके बाद आई और अल्फा का रिलेशन कैसे बनाना है और उसके बाद के का क्या है, तो समझिए सारे क्वेश्चंस के बन जाएंगे। बाकी एक क्लास 4 लेंगे इसके न्यूमेरिकल की, उसमें सारी चीजें